सभी को नमस्कार एंड वेलकम टू द चैनल एनएम सिविल स्टडीज़। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मुझे मालूम है 2026 का प्रीलिम्स बहुत ही टफ गया था, लेकिन हम फिर भी ट्राई करेंगे इस पेपर को सॉल्व करने की विद द हेल्प ऑफ टिप्स, ट्रिक्स एंड नॉलेज। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्नेटिक म्यूजिक रागास इज सिमिलर टू रागा बिलावल इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। ये क्वेश्चन का आंसर ना आपने पढ़ा होगा ना मैंने कभी इससे पहले देखा है, पर इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स जो हमने बहुत PYQs एनालाइज किया है। इसका आंसर सेकंड एंड थर्ड वन नहीं हो सकता। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कभी भी नाम पे ध्यान देना, जो पहला नाम या फिर फोर्थ नाम ही ये दोनों में से एक आंसर होगा, और इसमें से भी जो स्पेस ज़्यादा है और बड़ा नाम है, जो सबसे यूनिक नाम दिख रहा है, वो है आपका आंसर डी। इसके लिए इसका आंसर आपका डी होगा। तो हम फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, पाली टेक्स्ट कंटेन द फर्स्ट डेफिनेट रेफरेंस टू कॉइन्स, एग्जाम्पल निक्खा, कमसा, ककनिका। और सेकेंड क्वेश्चन कहता है, सेकेंड पॉइंट कहता है, द लिटरेरी एविडेंस फ्रॉम पाली टेक्स्ट इज corroborated by archaeological evidence of पंचमार्क coins from many sites, most of them made up of silver। हमें पता करना है कि पहला स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स क्या इस दोनों से एसोसिएट करता है कि नहीं। तो सबसे पहला कह रहा है इमर्जेंस ऑफ अर्बन लाइफ। अगर आप ध्यान से देखो तो हम पहले बाटर सिस्टम चलता था, अभी हमने कॉइन्स वगैरह पे आ गए। ठीक है, हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वगैरह दिखने लगे, मार्क ऑफ कॉइन्स तो और भी सिल्वर के बने हुए हैं, तो ऑफकोर्स ये इमर्जेंस ऑफ अर्बन लाइफ को शो करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। और ट्रांसलेशन टू मनी इकोनॉमी, ये आंसर भी बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स हैज़ हैव अ नागारा स्टाइल शिखरा। ये हमने अपने बेसिक NCERT बुक या कोई भी नोट्स को रेफ़र करते हैं उसमें ये पढ़ा होगा आपने। दो टाइप के टेम्पल आर्किटेक्चर होते हैं, एक होता है नागरा स्टाइल शिखरा और दूसरा होता है द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर। अगर ये ऑप्शन को आप गौर से देखोगे तो आपने दशावतारा टेम्पल दियोगढ़, इसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जो नागरा स्टाइल शिखरा है, और ये टेम्पल उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन जिसमें नहीं है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, जैसे कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। तो लेकिन फिर भी हमारे पास अभी 3 ऑप्शन बचता है। तो हमें तो मालूम है कि विरूपाक्षा टेम्पल तो नहीं है, तो हम फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर भी हमारे पास अभी 2 ऑप्शन और बचते हैं। हमें तो मालूम है थर्ड हमारा ऑप्शन करेक्ट ही है, पर आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो इसमें हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये भी आपको नगरा स्टाइल शिखरा को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डेट इज 2 एंड 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमॉन्ग द 4 मेन फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ रिकॉग्नाइज्ड इन जैनिज्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ते वक्त नॉट इंक्लूडेड या इंक्लूडेड, या आप ज़रा ध्यान से देखना। तो हमें मालूम है जैनिज्म में हम एनिमल्स एंड प्लांट्स को तो इंक्लूड करते हैं, तो ये हमारा सही है। मनुष्य को भी करते हैं एंड गॉड्स को भी करते हैं, लेकिन सेमी गॉड्स के बारे में, यक्षा के बारे में जैनिज्म में फ़िलहाल मेंशन नहीं है, वो सब सेक्स के अंदर आता है। तो नॉट इंक्लूडेड में हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डेट इज़ यक्षा सेमी गॉड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, द हाली लास्य पेंटिंग इन भाग केव्स रिप्रेजेंट्स। भाग केव्स जो मध्य प्रदेश में हैं, वो हाली लास्य पेंटिंग को क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता होगा तो आप
ऑड वन आउट के हिसाब से जा सकते हो, या फिर ये लास्य, अगर आपको ध्यान से पढ़ोगे तो लास्य आपको कुछ डांस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हुए दिखेगा। तो यहाँ जो डांस के बारे में जो बता रहा है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डेट इज़ ऑप्शन नंबर 1। या फिर आप ऑड मैन आउट के हिसाब से कुछ इस प्रकार जा सकते हो, यहाँ पर बुद्धा के बारे में बात किया है, यहाँ पर शिवा एंड पार्वती के बारे में बात किया है, यहाँ पर समुद्र मंथन के बारे में बात किया है। पर जो जॉयस फॉक डांस है वो सबसे यूनिक ऑप्शन है एंड डिफरेंट ऑप्शन है, इसके लिए आपका राइट आंसर रहेगा अ जॉयस फॉक डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है, देयर इज वाइड अकरेंस ऑफ स्पिंडल वूल्स इन द हाउसेस बट एब्सेंस ऑफ स्पिनिंग व्हील्स। Weights and measurement scales complete with graduations have been discovered। Weights and measurements के बारे में, spindle wheels के बारे में कहा है। And there are houses built in the large with big bricks, spacious courtyards with their own wells, bathing platforms and large rooms। हमें पता करना है कि क्या ये इन्फ्रेंस हमें इस स्टेटमेंट से सही है कि नहीं। तो स्टेटमेंट 1 सजेस्ट दैट स्पिनिंग वाज अ लेबरियस एक्टिविटी डन एट होम। सही बात है, ये स्टेटमेंट 1 को सही इन्फ्लुएंस है इसका, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही रहेगा। द स्टेटमेंट 2 सजेस्ट दैट द एक्सटेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज दैट हड़प्पन डिस्कवर्ड, ऑफ कोर्स द वेट्स एंड मेजरमेंट स्केल उन्होंने पूरा बनाया था, तो साइंटिफिक नॉलेज को वो दर्शाता है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी सही है। एंड स्टेटमेंट 3 सजेस्ट कर रहा है कि दैट इज द इमर्जेंस ऑफ अ कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम। नहीं नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके पास खुद के ओन वेल्स, बाथिंग प्लेटफॉर्म्स एंड लार्ज रूम्स है, कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम इमर्ज नहीं करता था। तो अगर हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, दैट इज़ थर्ड वन, इसको, तो हमारा ऑटोमेटिकली आंसर नंबर ऑप्शन ए मिल जाएगा, दैट इज़ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एका मूवमेंट एंड बरडोली सत्याग्रह इज करेक्ट। तो हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। द एका मूवमेंट was throughout supported and organized by Congress, while Bardoli Satyagraha was initially independent of Congress influence and was only in the last stages supported by the Congress। ये तो स्टेटमेंट पढ़ने से लग रहा है कि ये हमारा गलत ऑप्शन है। The Eka movement was provided leadership by the Talukdas of Awadh, whereas the Bardoli Satyagraha was a movement of landless laborers। इसमें सिर्फ लैंडलेस लेबरर्स नहीं थे, और भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग इन्वॉल्व थे, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत है। द बरडोली सत्याग्रह वॉज अ कैंपेन अगेंस्ट द एनहेंसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, while the एका मूवमेंट was protest against excessive extraction of rents। अगर ये स्टेटमेंट को आप पढ़ोगे और आपने अगर बरडोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड भी किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एका मूवमेंट जो था वो आपके अवध यूपी में हुआ था। ये भी एकदम, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्सेसिव रेंट्स के बारे में कह रहा है, ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है, तो हमें फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। What does an empty seat represent in early Buddhist iconography? अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, तो ये तो आप दो मार्क्स आप फ्री में गवार हैं, क्योंकि ये बेसिक एनसीईआरटी बुक्स में भी मेंशंस हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आएगा आपका द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा। आई थिंक जितने क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए इसमें से ये दूसरा क्वेश्चन ऐसा था जो एकदम इजी था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी एकदम बेसिक एनसीईआरटी बुक्स में मेंशंस है, एंड रिसेंट में जो यूपीएससी सीडीएस वगैरह के जो पेपर हुए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो इसका जो राइट आंसर है डेट इज़ ऑप्शन नंबर 3 परुशिनी रवि। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 3 ओनली, क्योंकि विटस्टा का जो राइट आंसर है इसका क्रॉस मैच किया है, झेलम यहाँ पर आएगा,
असिकनी का चेनाब यहाँ पर आएगा। ओके, परुशिनी करेक्ट मैच है। एंड ब्यास को हम विपासा के नाम से जानते हैं एंशियंट। ओके, सो राइट आंसर इज ओनली ऑप्शन नंबर 3, दैट इज परुशिनी रवि। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ द अमरावती स्तूपा एंड इट्स रिलीफ स्ट्रक्चर इज आर करेक्ट। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है इट वॉज लोकेटेड इन लोअर कृष्णा वैली। ठीक है, हम देखते हैं, हमें मालूम है कि अमरावती स्तूपा सदर्न साइड में है और कृष्णा वैली वहाँ से फ्लो भी होती है। इंडिया इट वॉज नेक्स्ट ओनली टू सांची स्तूपा इन साइज। ये तो एक तो एक्सट्रीम वर्ड आ गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है, तो आप पहले सेकंड को एलिमिनेट करोगे, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन भी गया। तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो ऑटोमेटिकली सही हो गया। अब हमें सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट पढ़ के देखना है। द अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द लेदर सदर्न इंडियन स्कल्पचर एंड इट्स प्रोडक्ट्स वर कैरिड टू श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये बिल्कुल एकदम जनरल स्टेटमेंट है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ किंग एंड हिज डिनेस्टी इन अर्ली हिस्टोरिकल तमिलकम इज आर नॉट करेक्टली मैच। तो सेंगुवेटम जो चेहरा है ये बिल्कुल सही है। ये हम अपने जो आप कोर्ट्स वगैरह या चोला डिनेस्टी, चेरा डिनेस्टी, पांड्या डिनेस्टी पढ़ोगे तो ये वर्ड बिल्कुल इसमें मेंशन है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा सही है। तो हमें फाइंड करना है नॉट करेक्टली मैच, तो जिसमें भी 1 है उसको हम पहले एलिमिनेट कर देंगे। तो उसके हिसाब से ये हमारा गया और ऑप्शन नंबर सी भी गया। अब जो नेंडू जल है जो पांड्या है ये भी आपका बिल्कुल सही मैच है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी एलिमिनेट हो गया। तो राइट आंसर है हमें ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली। जो उद्यान जेराल है वो चोला का नहीं बल्कि ये चेरा का पार्ट है। ठीक है, चोला में जो सबसे फेमस जो डिनेस्टी की बात है उनके बारे में है कराई काल। ओके, कराई 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 काल के बारे में है, मैं आपको बता देता हूँ उसका। कराई काल, ओके, कराई काल। और हिस्ट्री में ये अक्सर देखा गया है कि अगर मैच द फॉलोइंग फॉर्म में पूछा रहेगा और 3 मैच पेयर्स रहेंगे तो उसमें जो करेक्ट होता है 2 हमेशा से ही करेक्ट रहेगा और जो 1 पेयर रहेगा वो इनकरेक्ट रहेगा। ये अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर एनालाइज करोगे तो इसमें आपको ये देखने मिलेगा। तो इसमें आप सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 3 पे कंफ्यूज हो सकते थे, पर जैसे हमने 1 को एलिमिनेट करते हैं तो 3 भी हमारा सेफ हो जाता है। तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 बचता है जो हमारा सही नहीं है, बाकी के 1 एंड 3 हमारे सही हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ब्रिटिश पॉलिसी इन अवध इमीडिएटली आफ्टर इट्स एनेक्सेशन इन 1856। द तालुक, फर्स्ट ऑप्शन है द तालुकदार्स वर डिस्पोज ऑफ देयर स्टेट्स बट अलाउड टू रिटेन देयर आर्म्स एंड फोर्स। नहीं भाई नहीं, ब्रिटिशर्स इतने अच्छे नहीं थे कि वो हमें हटा देंगे और हमें बोलेंगे कि आप अपने आर्म्स एंड फोर्स को मेंटेन करो। तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल ही गलत है। तो हम ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट कर देते हैं जिसमें है। तो हमें इससे ये तो मालूम पड़ रहा है कि हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है दैट इज़ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं इसको अभी पढ़ूंगा भी। द ब्रिटिश बिलीव इन टेकिंग रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट्स बाय रिमूविंग द तालुकदास। देखो ब्रिटिशर्स हमेशा से ही चाहते थे कि हम डायरेक्ट अपने हाथ में सब कुछ कंट्रोल ले लें और जो मिडल मैन है उसको हम एलिमिनेट कर दें। तो इससे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही रिप्रेजेंट होता है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो 2 एंड 3 रहेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द जेनेसिस ऑफ पॉलिटिकल अलायंसेस बेस्ड ऑन कम्युनिटी ले इन द एवरी नेचर ऑफ मॉन्टेग्यू चेल्मसोम रिफॉर्म। ये पॉलिटिकल अलायंस आप छोड़ो, आप सिर्फ मॉन्टेग्यू और चेल्मसोम रिफॉर्म्स 1919 जो आपने पढ़ा होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के चैप्टर में, तो उससे ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा।
हमें सिर्फ देखना है कि कौन सा असर्शन इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। तो रिफॉर्म्स रिटेन एंड एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये बिल्कुल सही है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई है मॉन्टेग चैलेंज फ्रॉम रिफॉर्म्स 1990 में। तो वन स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, तो हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद में सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर सपोज टू काउंटर इंडियन नेशनलिज्म विच वाज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, ये भी बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रावधान लाया था ताकि हम इंडियन नेशनलिज्म जो बढ़ रहा था और स्ट्रॉन्ग हो रहा था उसको हम तोड़ के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उनका काम कर सके। तो सेकंड ऑप्शन भी सही है, तो 1 और 2 होना चाहिए, तो हमें ये ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहता है डिप्राइव क्लासेस रैलीड अराउंड द फेवर्स इनहेरेंट इन सेपरेट इलेक्ट्रोड्स, जो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो वो टाइम में जो डिप्राइव क्लासेस से बेसिकली जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से कम्युनिटी, उन्होंने भी अपने लिए फेवर मांगना चालू कर दिया था कि हमें हमें भी अलग से सेपरेट इलेक्ट्रोड्स दिया जाए। तो इसके लिए आपका जो सही ऑप्शन रहेगा है ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, ये बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर द फेमस क्लासिकल सिंगर फ्रॉम कर्नाटका रिप्रेजेंटेड द, बेसिकली ऐसे क्वेश्चन मेंशंस होते हैं बुक्स वगैरह में पर कोई इतना डिटेल में पढ़ता नहीं, पर इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखो यूपीएससी कभी भी जो ऑप्शन बनाएगा उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हिंट होता है कोई कोई क्वेश्चन में जिसमें आंसर हमें मिल जाएगा। आप देखो इसकी इधर भी हाइफन वगैरह नहीं है, ओके। तो आपका राइट आंसर सिर्फ एक ही हो सकता है जहाँ पर उसने हाइफन दे के जयपुर अतरौली घराना दिया है। तो हमारा जो राइट आंसर है ना वो भी वही है। या आप ऐसे आप समझोगे नहीं, पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हो या फिर सॉल्व कर रहे हो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा राइट आंसर ऐसे ही आता है और राइट आंसर हमारा यही है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डज द टर्म क्षेत्रपत्नी मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड ओरिजिनेट। देखो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये अर्थशास्त्र कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में हमने सबने पढ़ा है, वहाँ पर इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है, ओके। ये इकोनॉमी के बारे में है, अष्टाध्यायी का इतना डिटेल है नहीं। यहाँ पर देखो जो सिमिलर टर्म्स है ना वेदा एंड वेदा, तो आंसर ये दोनों में से ही एक रहेगा। ऋग्वेदा को हम कई बार बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और इसका मेंशन कहीं पर भी नहीं दिया। इसके बारे में हमने इंद्र इंद्र अग्नि और जो एक्सेट्रा जो गॉड है उनके बारे में हमने पढ़ा है, पर कहीं पर भी इसका मेंशन नहीं मिलता है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा ना वो आपका अथर्व वेदा ही होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रैशनली फॉर प्रोटेक्टिंग मैनग्रोव इकोसिस्टम्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस। ओके, तो मतलब मैनग्रोव जो इकोसिस्टम है वो हमारे क्लाइमेट रेजिलियंस में कैसे काम आ रहा है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है मैनग्रोव्स रिड्यूस टाइडल एनर्जी एंड स्टोर फ्रेश वाटर मेकिंग देम आइडियल साइट्स फॉर पैडी कल्टीवेशन इन सलाइन एस्चुअरीज बेल्ट। देखो मैनग्रोव्स जो काम है ना कहीं पर भी फ्रेश वाटर स्टोर नहीं करता है, वो इनफैक्ट जो सलाइन सलाइन साइट्स पे ही मैनग्रोव्स आपको पाए जाते हैं। इनफैक्ट जब पैडी कल्टीवेशन जो करते हैं तो मैनग्रोव से उससे नुकसान होता है, तो इसके लिए ये स्टेटमेंट तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट को एलिमिनेट करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 एंड हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारे कहता है द सॉल्ट सेंसिटिव रूट्स फिल्टर सी वाटर मेकिंग मैनग्रोव्स की टू कन्वर्टिंग कोस्टल लैंड इनटू फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर जोन्स। तो हमने जितना मैनग्रोव्स इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा है उसमें ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ओके। ये फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर जोन्स के बारे में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, मैनग्रोव्स ऐसा कुछ भी काम नहीं करता। तो सेकंड ऑप्शन को आप अगर एलिमिनेट करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन कहता है बाय विच स्टैंडिंग टाइडल सर्जेस ऑफरिंग बायोमास रिसोर्स मैनग्रोव फंक्शन बोथ एज नेचुरल बायोशील्ड्स एंड लाइवलीहुड्स बेस्ड फॉर रूरल कम्युनिटीज़। बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, उनका काम भी वही है, रूरल कम्युनिटीज़ के लिए मैनग्रोव्स बड़े काम आते हैं, ठीक है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी 3 ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन व्हाट वे डज द विजिंगम विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट रिप्रेजेंट अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। तो ऑप्शन नंबर वन कहता है, बाय फंक्शनिंग एक्सक्लूसिवली एज अ डोमेस्टिक कार्गो हब, exclusively as a domestic cargo hub to reduce reliance on coastal shipping and eliminate the need for foreign collaborators। ये बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो आप इसको बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हो। तो इसी के साथ में हमारा ऑप्शन नंबर वन एंड ऑप्शन नंबर बी डेट इज हमारा चला जाता है। तो इसी के साथ में हमें मालूम है जो ऑप्शन नंबर जो थ्री है वो तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड पढ़ना है कि वो करेक्ट है कि नहीं। By focusing primarily on passenger cruise tourism and heritage shipping to increase Kerala's profile as a maritime heritage destination। यहाँ पर इंटरनेशनल सी पोर्ट की बात कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत जो स्टेटमेंट है बिल्कुल नैरो हो गया, जैसे कि पैसेंजर क्रूज टूरिज्म, हाँ, इंक्रीज द केरलास प्रोफाइल। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर टू भी आपका गलत होगा, इसको हम एलिमिनेट करेंगे। जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी थ्री ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू इंडियन स्टेट्स इज आर नॉट करेक्ट पूछा है। तो उत्तर प्रदेश शेयर इज बाउंड्री विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अदर इंडियन स्टेट्स। तो ये हम सबको मालूम होता है, हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स के साथ में बॉर्डर इनका टच होता है। क्वेश्चन नंबर टू कहता है, राजस्थान शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर अमॉन्ग ऑल इंडियन स्टेट्स। देखो ये बात तो बिल्कुल गलत है। जो सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है वो स्टेट का नाम है आपका वेस्ट बंगाल। ओके, वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा शेयर करता है। तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो वन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि वन स्टेटमेंट करेक्ट है एंड टू स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। टू स्टेटमेंट यहाँ पर है नहीं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर भी हम थर्ड को पढ़ लेंगे। सिक्किम इज़ द ओनली स्टेट दैट शेयर्स इज बाउंड्री विद जस्ट वन अदर स्टेट। तो ये बिल्कुल, ये भी गलत बात है। सिक्किम के साथ में और एक स्टेट है जो शेयर करता है, उस स्टेट का नाम है मेघालय। ओके, तो मेघालय भी एक स्टेट के साथ में शेयर करता है। इसके साथ में ऑप्शन नंबर ये भी गलत है, तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी टू एंड थ्री। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द अराइवल ऑफ अमूर फैल्कॉन्स एट डोयांग लेक इन नागालैंड ईच ईयर फ्रॉम मंगोलिया इज आर करेक्ट। हमें पता लगाना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। It showcases how sustained local conservation efforts can contribute to the arrival and protection of international migratory birds। Okay, हम सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। It reflects the global success of advanced tracking technologies that get migratory birds back to their stopover sites। देखो भाई, हमने इतना पढ़ा है, ऐसा कुछ भी ऐसे एडवांस ट्रैकिंग टेक्नोलॉजीज नहीं है। बर्ड्स अपने इंस्टिंक्ट पे फ्लाई करते हैं, उन्हें मालूम रहता है अपने सीजन के अकॉर्डिंग वो कौन सा फेवरेबल है, वहाँ पर वो जाते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। तो इससे हम ऑप्शन नंबर बी एंड सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम थर्ड पढ़ते हैं। इट कन्फर्म्स दैट अमूर फैल्कॉन्स हैव अडेप्टेड टू द परमानेंट रेजिडेंस इन इंडिया ड्यू टू फेवरेबल हैबिटेट चेंजेस। परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्पररी होता है। वो सीजन्स के अकॉर्डिंग आते हैं और फिर वो अपने ओरिजिनल हैबिटेट पे चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर वन इज़ बिल्कुल राइट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वन ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which among the following is are the objective of the rain-fed area development initiative under the National Mission for Sustainable Agriculture, encouraging monoculture in rain-fed areas। देखो, मोनोकल्चर मतलब होता है कि वन क्रॉप हम सिर्फ लगाएंगे, तो ये हमेशा नुकसान देता है ना कि बेनिफिट। इसके जो पेस्ट वगैरह डिजीज़ ख़त्म होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं।
इसके लिए ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत है। और पीवाई क्यूज को अगर आप एनालाइज करोगे, जहाँ पर भी मोनोकल्चर की बात की जाती है वो स्टेटमेंट हमेशा गलत होता है ज़्यादा करके। तो वन स्टेटमेंट को हम एलिमिनेट करेंगे। और इससे ये तो मालूम पड़ रहा है कि हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइजिंग क्लाइमेट रिस्क थ्रू इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बिल्कुल सही बात है। सेकेंड क्वेश्चन को हमें सिर्फ चेक करना है। इंक्रीजिंग राइस कल्टीवेशन इन इरिगेटेड रीजन्स। नहीं, अगर हम राइस करेंगे तो उससे जो हमारा कार्बन है वो बढ़ता है, और हमें कार्बन इतना बढ़ाना नहीं है, और ये सिर्फ एक क्रॉप के ऊपर बात कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, 3 ओनली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन ऑफ ऑब्टेनिंग कोटेक्स सर्टिफिकेशन फॉर एरी सिल्क इन द ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री? हम ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। It allows Indian exporters to compete in high-end markets that prioritize chemical-free products। ये स्टेटमेंट बिल्कुल जनरल है और सही कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। It confirms that the Aries silk meets international safety, environmental and quality standards, enabling its entry into premium eco-conscious markets। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल जनरल है, कोई नेगेटिव बात नहीं की गई है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिप्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू रीच आउट टू द इंडियन ओशन? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत न्यूज़ में था, इसके लिए उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी हमको पूछे गए हैं। तो आप अगर आपने मैप अगर अच्छे से पढ़ा होगा, सीरिया और इजिप्ट ये एक रीजन से आते हैं, ओके। बहरीन एंड कतर ये एक रीजन से आते हैं। तो सीरिया और इजिप्ट ईरान से थोड़े से दूर है कंपैरिजन टू कतार एंड बहरीन। तो आप अगर सीरिया और इजिप्ट को एलिमिनेट कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। डेट इज़ 2 एंड 4 को हमें एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका 1 एंड 3 रहेगा, ओके। और अगर आपने मैपिंग किया है तो आपको एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन देखते हुए डायरेक्ट आंसर पे आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विथ रेफरेंस टू द क्लाइमेट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड के बारे में हमें पता करना है क्लाइमेट। द क्लाइमेट कैन बी डिफाइंड एज ह्यूमिड, ट्रॉपिकल एंड कोस्टल क्लाइमेट। ये बात तो बिल्कुल सही है, हम वैसे भी टेक्स्ट बुक्स वगैरह में जनरल ये बात पढ़ते रहते हैं। इट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आपके बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। बिकॉज ऑफ लोकेशन के वजह से वो साउथ वेस्ट मानसून भी रेनफॉल रिसीव करते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून का भी रेनफॉल रिसीव करते हैं। लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इज बिटवीन दिसंबर एंड मई, ये बात गलत है। बल्कि उनको मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन उनको मई से लेके दिसंबर के बीच में मिलता है, ओके, ना कि दिसंबर से लेके मई के बीच में। थर्ड ऑप्शन तो गलत है, तो राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 2, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द सागरमाला प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट है, द सागरमाला प्रोग्राम सीक्स टू अचीव पोर्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड स्टेटमेंट, the success of Sagarmala program is reflected in significant growth in coastal and inland waterway shipping along with improved global port rankings. Third statement, Sagarmala 2.0 aims to position India as a global maritime innovation hub aligned with Atmanirbhar Bharat and Viksit Bharat 2047 vision.
तो हम स्टेटमेंट देखते हैं कि इसको जस्टिफाई करते हैं कि नहीं। स्टेटमेंट 2 validates the effectiveness of the strategies and vision in statement 1। तो हमारा जो स्टेटमेंट 2 है क्या वो वैलिडेट कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। बोल रहा है कि हम ग्रोथ करेंगे इन कोस्टल एंड इंटरमेन वाटर शिपमेंट्स, हम कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के। ओके, तो स्टेटमेंट 2 एकदम वैलिडेट कर रहा है द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रेटेजीज एंड विजन इन स्टेटमेंट 1। तो ये ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल सही है। तो हम जहाँ पर 1 नहीं है उसको एलिमिनेट कर देते पहले, तो ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा चला गया। तो 1 स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली करेक्ट है। हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर अभी 2 पढ़ना है और सही है कि नहीं। द स्टेटमेंट 3 एक्सटेंड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेटमेंट 1 बाय एम्बेडिंग देम इनटू अ फ्यूचर ओरिएंटेड इनोवेशन फ्रेमवर्क। देखो ये ऑप्शन 3 जो थर्ड स्टेटमेंट है वो फ्यूचर के बारे में ही बात कर रहा है, जो स्टेटमेंट 1 को बिल्कुल एम्बेड कर रहा है कि हमें कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है 2047 तक, जो हमारा विकसित भारत का विजन है, और हम इससे हम आत्मनिर्भर भारत बन सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3 हमें मालूम है गलत है, लेकिन फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट 1 कॉन्ट्राडिक्ट्स द स्टेटमेंट 3 बाय फोकसिंग ओनली ऑन ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्सट्रीम वर्ड है और कहीं पर भी यहाँ पर ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे कोई डायरेक्ट बात नहीं की गई है इंस्टेड ऑफ मॉडर्न इनोवेशन की। तो ये स्टेटमेंट गलत है और राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू मोएदम्स बिल्ट बाय द ताई अहोम किंगडम एज इंस्क्राइब एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इज आर करेक्ट। देखो मोएदम पिछले एक साल से करंट अफेयर्स में था, और इसके बारे में अगर नहीं पढ़ा होगा आपने तो ये आपके मार्क्स चले गए होंगे। पर ये बड़ा ही मेरे हिसाब से सिंपल क्वेश्चन था। मोइडम्स और कुछ नहीं बल्कि ये ब्यूरल ग्राउंड थे। ओके, ब्यूरल ग्राउंड थे। अगर आप पूरे स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको ब्यूरल ग्राउंड्स के बारे में सिर्फ एक ही जगह दिखाई देगा, डेट इज़ स्टेटमेंट नंबर 3। तो स्टेटमेंट नंबर 3 पे दिखाई देगा। हमारा जो राइट आंसर रहेगा डेट इज़ ऑप्शन नंबर सी 3 ओनली। बाकी सब के सब गलत आंसर है। ठीक है, तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एट द यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जून 2025 इन फ्रांस ऑर्गेनाइज्ड बाय दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमें सिर्फ पता लगाना है कि ये 4 जो बैटर्स प्रपोज किए थे FAO ने, डेट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फॉर ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा करेक्ट है। तो आप अगर चारों को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इतना पता तो लग जाना चाहिए कि आपका आंसर सी और डी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका ये बाकी के ऑप्शन नंबर ए एंड बी में सेम स्टेटमेंट है, न्यूट्रिशन एनवायरनमेंट। सिर्फ आपको पता करना है ये बेटर ओशन है कि बेटर लाइफ। अगर आप ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन सच में चाहते हो तो ऑफकोर्स आपका प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, एनवायरनमेंट यहाँ पर ऑलरेडी एस्पेक्ट आ गया है। तो ऑफकोर्स अगर ये सब अच्छा होगा तो आपका अल्टीमेटली आपका लाइफ अच्छा होगा, क्योंकि इसमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू जेनेटिक मेडिसिन इज आर करेक्ट। तो जेनेटिक मेडिसिन करेक्ट कंपेंसेट फॉर द फॉल्टी जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपने पढ़ा भी होगा जेनेटिक डिजीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर्स वगैरह में। इंजीनियर्ड वायरस एंड लिपिड नैनो पार्टिकल्स आर यूज एज कैरियर ऑफ जेनेटिक मेडिसिन, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर आप थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो तो जेनेटिक मेडिसिन अल्टर द एंटायर DNA सीक्वेंस, ये बिल्कुल बात है, एंटायर नहीं बल्कि वो स्पेसिफिक जो फॉल्टी जीन सीक्वेंस होते हैं सिर्फ उस पर टारगेट रख के वो काम किया जाता है, ना कि एंटायर DNA सीक्वेंस को बदल देता है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अगर आप इसको सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देते तो भी आप सही आंसर पे पहुंच सकते थे। 1 एंड 2 हमें मालूम था करेक्ट है, तो डेट इज ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है।
ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जाते हैं। Which of the following statements with regard to large language model used in machine learning is are correct? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बड़े न्यूज़ में रहता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स असाइन प्रोबेबिलिटीज टू द नेक्स्ट पॉसिबल वर्ड्स देन पिक वन विद द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। Large language model process data through mathematical operation to minimize the prediction errors। इनका काम ही है कि कम से कम ये मिस्टेक करे और जो हाईएस्ट पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है वो हमें प्रोवाइड करके दें। तो सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट बोल रहा है LLMs प्रोड्यूस अनबायस आउटपुट्स। नहीं, ये मशीन लर्निंग है, ये टाइम के टाइम के साथ टाइम के साथ ये ट्रेन होती रहती है। इसमें बहुत सारे लोगों के पर्सनल बायस होते हैं, ये उसी को पिक करती है। तो ऑफकोर्स हम ये नहीं कह सकते कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स प्रोड्यूस अनबायस आउटपुट्स। हो सकता है समय के साथ में इम्प्रूव करे, बाद में एकदम डिटेल दे, पर फिलहाल के लिए ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है एंड 1 एंड 2 स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 2 इज करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following statements with regard to black boxes used in modern aircrafts is are correct? जो हाल ही फिलहाल में जो प्लेन एक्सीडेंट हुआ था और जो हो रहा था अहमदाबाद क्रैश जो एयर इंडिया का हुआ था, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन दे दिया है ब्लैक बॉक्स का। तो पहला स्टेटमेंट कहता है दे कैरी अ बीकॉन एमिटिंग रेड लाइट पल्सेस टू फैसिलिटेट अंडर वाटर डिटेक्शन। अब एक गौर से सुनो, अगर ये ब्लैक बॉक्स इन केस अगर ये पानी में एकदम डेप्थ में चला गया, अगर वो रेड लाइट एमिट भी करेगा तो भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि वो नज़र ना आए। तो इसके लिए एक्चुअली ये रेड लाइट पल्सेस पे नहीं, अल्ट्रा अल्ट्रासोनिक जो साउंड फ्रिक्वेंसीज होते हैं उस पर ये काम करता है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। तो 1 स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाता है दे रिकॉर्ड बोथ कॉकपिट वॉइस एंड फ्लाइट डेटा, देयर मेमोरी यूनिट्स आर मेड यूजिंग आइदर स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम। तो ये बात बिल्कुल सही है। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with regard to green hydrogen is are correct? It is decarbonized hydrogen obtained from natural gas reforming combined with carbon capture and storage। देखो जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है ना, इलेक्ट्रो वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस से आता है और 0% कार्बन आउटपुट में देता है। तो ये जो डीकार्बोनाइज एंड कार्बन कैप्चर स्टोरेज की बात की गई है ना, ये ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बल्कि ये ब्लू हाइड्रोजन के रिलेटेड में ये स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो इससे हमें 1 स्टेटमेंट एंड 1 स्टेटमेंट चला गया। इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस और वाटर से प्रोड्यूस होता है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब हमें सिर्फ थर्ड क्वेश्चन को देखना है, जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। 50 MMT ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस 2030, ये बात बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो इसके साथ में हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है 2 एंड 3, दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट इज आर करेक्ट? इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट। ये बिल्कुल गलत बात है। जो ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट था वो आपका 1993 में चालू हुआ था और 2003 में कंप्लीट हुआ था। तो ये ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट का पार्ट तो बिल्कुल नहीं है। तो इसी के साथ में हमारा आंसर भी आ जाता है। फिर भी हम 2 स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ये फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बात है। इट्स प्राइमरी एम टू बिल्ड कैटेगरी ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है। 10,000 हमें सीक्वेंस करने थे, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 इज करेक्ट।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू इंडियाज डीप ओशन मिशन इज आई करेक्ट? इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो ये बात तो बिल्कुल गलत है। यूपीएससी मिनिस्ट्रीज वगैरह को स्वैप कर देता है और यहाँ पर भी उन्होंने यही किया है। डीप इंडिया मोशन का जो सही मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये डीप ओशन मिशन काफ़ी न्यूज़ में भी था और उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो इसमें भी हमारा ऑटोमेटिकली आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 आ जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मिस्टर एक्स एक सीनियर ऑफिसर था जो एक क्रिटिकल वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहे थे पेंडेमिक के दौरान। उन्होंने देखा कि जो सर्विस प्रोवाइडर जो प्राइवेट कंपनी है वो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन क्वालिटी में वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ताकि वो अपना प्रॉफिट्स कर सकें। उनके पास प्रेशर वगैरह था। उन्होंने वॉइस अपना रेस किया जो उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में लर्न किया था। उन्होंने रिपोर्ट कर दिया अप्रोचिएट विजिलेंस अथॉरिटी एंड जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने उसको होल्ड कर दिया ताकि सिटीजन वेलफेयर हो सके, ताकि पब्लिक को कोई नुकसान ना हो। तो उन्होंने कौन सा ऐसा प्रिंसिपल्स का यूज़ किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से जो मिस्टर एक्स के एक्शन को जस्टिफाई करते हैं? एस्पिरिट डे कॉप्स, ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब होता है टीम स्पिरिट। तो यहाँ पर टीम स्पिरिट्स का कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन बी। इक्विटी भी नहीं हो सकता। यहाँ पर इक्वालिटी की बात भी कहीं पर नहीं कही गई है। डेलीगेशन होता है कि टास्क को असाइन करना। यहाँ पर टास्क ऑलरेडी असाइन थे एंड काम काम भी किया जा रहा था। तो इन्हें अकाउंटेबिलिटी को दर्शाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उनकी जिम्मेदारी को दर्शाता है जो उन्होंने पूरा किया। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अकाउंटेबिलिटी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन मल्टी एथनिक डिस्ट्रिक्ट वेयर बोथ इकोनॉमिक कंपटीशन एंड हिस्टोरिकल ग्रीवेंस फ्रीक्वेंटली लेड कम्युनिटी टेंशन गवर्नमेंट डिसीजन टू एलिक्वेट लैंड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी नियर ट्राइबल हेलमेट। गवर्नमेंट था जिन्होंने एक ट्राइबल हेलमेट के यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट का काम दिया, लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगा बाय ट्राइबल कम्युनिटी, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी का कि लैंड हमारे लिए क्रिटिकल है, उनके आइडेंटिटी को दर्शाता है। वहाँ पर जो रेजिडेंट्स एंड लोकल इंडस्ट्री था उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। और जो सॉलिड वेस्ट चैलेंजेस हेल्थ कंसर्न को भी चैलेंज कर रहा था क्योंकि प्रॉपर डिस्पोज नहीं हो रहा था। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो गया, रोड ब्लॉकेट हो गए, सोशल मीडिया कैंपेन चालू हो गए, एलिगेशन ऑफ पुलिस एक्सेस की पुलिस ज़बरदस्ती कर रही है। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफिशियल, अगर आप एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफिशियल बनोगे, आपका काम है कि उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना थ्रू मीडिएशन, दोनों पार्टीज़ को बुला के आपस में सॉल्व करना है, जो एनवायरमेंटल नीड्स को भी बैलेंस कर सके, ट्राइबल राइट्स को भी नुकसान ना हो और अर्बन पब्लिक हेल्थ भी सही रहे। तो आप इसमें से कौन सा करोगे? यहाँ पर बोला है अ सक्सेसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस मस्ट बिगिन विद एक्नॉलेजिंग द कल्चरल कंसर्न्स ऑफ द प्रोटेस्टिंग ट्राइबल कम्युनिटी बिफोर डिस्कसिंग टेक्निकल अल्टरनेटिव। सही बात है, पहले आप ट्राइबल पीपल को अपने कॉन्फिडेंस में लो और उनसे बात करो। अगर आप इसमें से जो सेकेंड ऑप्शन पढ़ोगे, द गवर्नमेंट शुड मूव अहेड विद प्रोजेक्ट विदाउट डिले टू एड्रेस अर्बन हेल्थ कंसर्न्स विच आउटवेट द सेंटिमेंट्स ऑफ अ स्मॉल ग्रुप्स। तो ये बड़ा एक्सट्रीम बात कही गई है। तो आप सेकंड ऑप्शन को सिर्फ यहाँ पर एलिमिनेट करोगे तो आपका राइट आंसर पे आप पहुँच जाओगे और बाकी स्टेटमेंट आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एग्ज़ाम हॉल में टाइम बचाना है तो आपको ये ट्रिक्स एंड टिप्स नॉलेज ये सब साथ में मिलकर आपको काम करना पड़ेगा। तो राइट आंसर अपना ए ऑप्शन रहेगा, डेट इज़ 1, 3 एंड 4 स्टेटमेंट इज जनरली करेक्ट और सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है there is no article in the Constitution of India that specifies that the Constitution of India will officially call the Constitution of India। ये बिल्कुल गलत बात है। आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 393 में ये मेंशन है। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो वन स्टेटमेंट तो गलत हो गया।
सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है देयर इज नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट स्पेसिफाइज दैट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 रिपीट हो गया। ये भी गलत है, ये भी आर्टिकल नंबर 395 में मेंशन है। और थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है देयर इज नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मेंशन 26 जैन 1950। ये भी गलत है, ये भी आर्टिकल नंबर 394 में मेंशन है। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट है ऐसा पूछा है, तो इसमें एक भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इसके लिए राइट आंसर रहेगा देयर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिसेबिलिटीज रिगार्ड टू द पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया इज आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट इंडिया इन 2018 रिजर्वेशन। अगर आपने ये एक्ट, इस राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आया है और मेंस में भी क्वेश्चन आया है, आप सबको ये मालूम होना चाहिए 2018 में नहीं बल्कि ये 2016 में एक्ट ये था। तो यहाँ पर 2018 में क्या आ गया, तो ये स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो जाता है। अगर विथ ऑप्शन जाओगे तो ये ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट और ये एलिमिनेट, आपको राइट आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। डेट इज सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 गलत है, बाकी ये भी गलत है एंड ये भी गलत है। यहाँ पर भी जो मिनिस्ट्री है यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट एंड जस्टिस आएगा, ना कि कॉर्पोरेट अफेयर्स का यहाँ पर कुछ लेना देना है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। अगर आपको सिर्फ ये भी मालूम होता तो भी आपका ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाता और ये आपको मालूम होना चाहिए था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसको हम AMTM करके भी पढ़ते हैं, ये 5th शेड्यूल में नहीं बल्कि ये आपका 6th शेड्यूल में मेंशन है। तो ये स्टेटमेंट का आपका गलत हो गया। तो इसमें लिखा हुआ है कि देयर आर 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स दैट आर स्टेटमेंट्स 1 एंड 3, तो ये एलिमिनेट हो गया एंड ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये आपका एलिमिनेट हो गया। अब हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सम ट्राइब्स ऑफ इंडिया आर एंटाइटल्ड टू द एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स ऑन सर्टेन इनकम। सही बात है, क्योंकि बहुत सारे ट्राइब्स आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत उनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत फॉर वुमेन बिलोंग। सही बात है, 33% का रिजर्वेशन प्रोवाइड कर देता है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। देयर आर 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स दैट इंक्लूड द स्टेटमेंट 2। हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत होगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय मेंबर्स इन पार्लियामेंट। यहाँ पर लिखा गया पहला स्टेटमेंट, अनस्टेड क्वेश्चंस आर दोस टू विच अ मेंबर डिजायर्स एन ओरल आंसर इन हाउस। यहाँ पर ओरल आंसर नहीं बल्कि यहाँ पर अनस्टेड में रिटर्न आंसर लगता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। और यहाँ पर बोला है स्टेड क्वेश्चंस आर दोस टू विच मेंबर डिजायर्स अ रिटर्न आंसर, ये गलत है। स्टेड क्वेश्चन में रिटर्न नहीं ओरल लगता है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर स्वैप किया हुआ है और ये इंडियन पॉलिटी पढ़ते वक्त अनस्टेड क्वेश्चन एंड स्टेड क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ते भी हैं, बहुत सारे PYQs में पूछे भी गए हैं पहले भी। और इसमें पूछा थर्ड स्टेटमेंट है नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन एन अनस्टेड क्वेश्चन। आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते अनस्टेड में, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देयर इज ओनली 1 करेक्ट स्टेटमेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखते हैं हम स्टेटमेंट पढ़ के। Although members of this committee are elected from both the houses of parliament, the chairperson of this committee is appointed by the chairman of राज्य सभा। ये गलत बात है, चेयरमैन ऑफ राज्य सभा नहीं बल्कि
स्पीकर ऑफ लोक सभा आएगा। यूपीएससी की आदत है कि वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के साथ में स्पीकर ऑफ लोकसभा को एक्सचेंज करता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ में प्रेसिडेंट को एक्सचेंज करता है। जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट आए तो आपके आँख एकदम खुल जानी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। इसमें लिखा है 20 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द राज्यसभा एंड 10 मेंबर्स बाय द लोकसभा। यहाँ पर भी उन्होंने चेंज कर दिया। यहाँ पर 10 मेंबर्स राज्यसभा के होने चाहिए थे और 20 मेंबर्स लोकसभा के होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नो मिनिस्टर एक्सेप्ट फॉर यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज एलिजिबल टू अ मेंबर ऑफ दिस कमिटी। यहाँ पर बोला है कि कोई भी मिनिस्टर नहीं बल्कि एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एलिजिबल है। ये भी बात गलत है। यहाँ पर किसी के लिए भी एक्सेप्शन भी नहीं है। नो मिनिस्टर मतलब कोई भी मिनिस्टर इस कमिटी के मेंबर नहीं बन सकते। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नो मिनिस्टर नो वन, ठीक है, नो एक्सेप्शन। फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 2 ईयर्स। जितने भी कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स एस्टिमेट्स कमेटी, ये 2 ईयर्स के लिए नहीं बल्कि सिर्फ 1 साल के लिए ही रहती हैं। ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा देयर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट इन दिस। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिशन सुदर्शन चक्र, जो काफ़ी न्यूज़ में रहा था एंड करंट अफेयर्स में डिस्कस भी किया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट एम्स टू एनहेंस इंडियाज एयर डिफेंस, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एंड एरियल ऑफेंसिव। ये बात बिल्कुल सही है। मिशन सुदर्शन जो चक्र है वो आपका डिफेंस के लिए भी है एंड ऑफेंस के लिए भी है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। एनहेंस अ रैपिड पावरफुल डिफेंस रिस्पॉन्स रेनफोर्सिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये भी बिल्कुल सही जनरल स्टेटमेंट है, सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है वन ऑफ द एम्स ऑफ दिस मिशन इज टू कवर ऑल पब्लिक प्लेसेस ऑफ इंडिया एंड एक्सपांडेड नेशन वाइड सिक्योरिटी शील्ड बाय 2035। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Which of the following statements about a zero first information report under the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 is correct? आपको मालूम होगा अभी आईपीसी इंडियन पिनल कोड को चेंज करके हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया गया है। इसमें पहला स्टेटमेंट कहता है अ जीरो एफआईआर कैन बी लॉन्च एट अ पुलिस स्टेशन इवन फॉर द प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ अ cognizable and non-cognizable offense is outside the territorial jurisdiction of that police station। ये सारे बात तो सही है पर ये नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के लिए नहीं, सिर्फ कॉग्निजिबल ऑफेंस के लिए ही लागू है। इसके लिए हमारा पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। इससे हमारा पहला ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएगा। और इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा सही है और इनिशिएटर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ये हमारा बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है लेकिन अंडर जीरो एफआईआर इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द इंफॉर्मेशन टू फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली। ये बात बिल्कुल गलत है। ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लेंट करना चाहिए, वो किसी भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन से कंप्लेंट कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है और इसके साथ में ये ऑप्शन भी एलिमेंट होता है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2 ओनली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इज आर पार्ट ऑफ कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द एशियन मेंबर कंट्रीज। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एकदम सिंपल था। आपको सिर्फ ये पता लगाना था कि एशियन के मेंबर कौन से हैं। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट में भी आपका म्यांमार इज एन एशियन मेंबर, तो इसके साथ में हम काम कर रहे हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है। IMT ट्राइलैंड में भी थाईलैंड, ये PYQ का भी क्वेश्चन है। ओके, और ये कालादान मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट बहुत न्यूज़ में भी था, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। थाईलैंड इसमें मेंबर कंट्री है। और ये अगरतला अखुरा लाइन, ये आपका गलत है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा इंडिया एंड बांग्लादेश के
साथ में है। एंड बांग्लादेश जो है वो एशियन का वो एशियन का मेंबर एशियन का मेंबर नहीं है। इसके लिए आपको थर्ड एलिमिनेट करना था एंड 1 एंड 2 आपका बिल्कुल सही था। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है द कोलंबो प्रोसेस इज अ रीजनल कंसल्टिव प्रोसेस इन मेंबर्स टेक्स बाइंडिंग डिसीजंस बाय कंसेंशन। जैसे आपने बाइंडिंग देखा, आपकी आंख खुल जानी चाहिए थी और कान खड़े हो जाने चाहिए थे। यूपीएससी के पीवाईक्यूज अगर आप ढंग से आपने अगर एनालाइज किया, जहाँ पर भी बाइंडिंग डिसीजन होता है वो आपका बिल्कुल गलत बात होता है। इससे आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आपका एलिमिनेट हो जाता है। और इससे आपको ये मालूम पड़ जाता है कि आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है तो वो तो आपका बिल्कुल सही है। नॉन बाइंडिंग कंसल्टिव प्रोसेस, एशियन डिसीजन टू फैसिलिटेट रीजन कॉपरेशन, आप ये बात बिल्कुल सही है। आपको सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट चेक करना था। The Global Forum for Migration and Development, created upon the proposal of a former UN Secretary General, is a voluntary forum whose decisions are non-binding in nature। ये भी बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट की तरह थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल जनरल है एंड कहीं पर भी बाइंडिंग के नहीं, नॉन बाइंडिंग एंड वॉलेंट्रीली की बात कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 2 एंड 3 आएगा। अब हम वापस नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Which of the following statements with respect to the revamped Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan is are correct? The period of its implementation is 1 अप्रैल 2021। अब ये हमें मालूम नहीं कि ये डेट सही है कि नहीं, जनरली डेट्स वगैरह गलत ही होते हैं, पर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवैम्प इज टू डेवलप द गवर्नेंस कैपेबिलिटीज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑन द सस्टेनेबल। ये जनरल स्टेटमेंट है, सही लग रहा है। हम देखेंगे ये टू किस में नहीं है, टू सिर्फ इसमें नहीं है। अभी हमारे पास 3 ऑप्शन है। तो थर्ड स्टेटमेंट है द शेयर ऑफ द सेंट्रल फंडिंग फॉर द रीवैम्प इज 100% फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये बात बिल्कुल गलत है, 100% नहीं है। इसमें स्टेट सेंट्रल एंड स्टेट दोनों दोनों शेयर करते हैं। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वैसे भी, अगर इसको हम मान रखे पंचायत इंस्टीट्यूशन वैसे भी स्टेट का सब्जेक्ट है, तो इसमें सेंट्रल से पूरा फंडिंग नहीं आएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट इज गलत। तो इसे हम थर्ड एलिमिनेट करेंगे। इससे मालूम पड़ रहा है हमारा 2 स्टेटमेंट सही है। अब हमें देखना है फर्स्ट सही है कि नहीं। तो बेसिकली जो रिवैम्प राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान था ये आपका 2021 में 2022 में था और बाकी सब सही है। ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। जैसे आपने देखा यूरोपियन यूनियन और यहाँ पर हमें दिया हुआ है बेलारूस। ये आपको तो मालूम होना चाहिए कि बेलारूस यूरोपियन यूनियन नहीं बल्कि ये तो रशिया को सपोर्ट करता है, तो ये तो होने से रहा। तो 1 स्टेटमेंट गलत, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब इससे ये भी मालूम पड़ रहा है कि जो ऑप्शन नंबर 2 है वो तो हमारा सही है, पोलैंड तो है ही। हमें सिर्फ चेक करना है थर्ड एंड फोर्थ। तो ये आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो जर्मनी है वो सही है, क्योंकि जर्मनी आपका फाउंडिंग मेंबर है, फाउंडिंग फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन का। तो ये सही है। स्विट्ज़रलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, ये न्यूट्रलिटी पे बिलीव करता है, इसके लिए यूरोपियन यूनियन को आज तक कभी ज्वाइन नहीं किया है। तो फोर्थ एलिमिनेट हो जाएगा और राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2 एंड 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी न्यूज़ वगैरह में रहा था पिछले 1-1.5 साल से, और इससे रिलेटेड इसने 2026 में क्वेश्चन पूछ दिया। अब यहाँ पर आप कुछ भी नोटिस को मत पूछो, आप डायरेक्ट ब्लैक नोटिस को पढ़ो पहले। ब्लैक नोटिस ये कहता है टू सीक इंफॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। अगर आप सारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ोगे, आप पढ़ लेना, तो आपको सबसे जो ब्लैक नोटिस एंड इसके साथ में आपका ज़्यादा मैच मिलेगा, तो आप पहले ढूंढो सी का 1 कौन सा हो सकता है।
तो यहाँ पर सी का 1 सेप ऑप्शन नंबर बी में है या फिर ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी को एलिमिनेट कर दो। तो सी का 1 हो गया। इसके लिए मुझे माफ़ करना, थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेम करने में गड़बड़ हो गई है। ये बेसिकली आपका ए बी एंड सी डी है, तो सी का 1 होना चाहिए। इसके बाद आप ग्रीन नोटिस पे देखो। ग्रीन नोटिस होता है एकदम सिग्नल, इस पर कोई स्टेप्स नहीं लेना है, इसे हमें आइडेंटिफाई करना है उसका क्या प्रॉब्लम चल रहा है। सिर्फ उसको हमें किसी को इन्फॉर्म करना है या फिर किसी को सतर्क करना है, वार्निंग देना है। तो ग्रीन नोटिस का जो ऑप्शन है ये आपका डी का 3 हो जाएगा। ठीक है, डी का 3 हमने इसको और इसको एलिमिनेट कर दिया है। तो डी का 3 देखो तो ऑप्शन नंबर सी पाएगा। तो बाकी के आपके दो को स्टेटमेंट पढ़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, राइट आंसर आपका सी होगा। ठीक है, तो अब हम आगे का पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। Which of the following statements with regard to India's indigenous new high resolution weather model भारत फोरकास्ट सिस्टम, ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। पहले स्टेटमेंट है फोरकास्ट एट द पंचायत क्लस्टर लेवल, ये बिल्कुल सही बात है और इन्होंने कहा कि इट वॉज डेवलप बाय आईआईटी दिल्ली, ये एक फैक्ट है एंड यूपीएस में फैक्ट ज़्यादा करके गलत होता है। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ रॉन्ग एंड आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी जो फिल्म बूम है करंट अफेयर्स का पार्ट है। यूपीएससी 2026 में ज़्यादा करके क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो कहा गया है, द पहला स्टेटमेंट, द फिल्म हैज़ रिसेंटली वॉन ब्रिटिश एकेडमी बाफ्टा अवार्ड चिल्ड्रंस फिल्म, ये सही बात है। लक्ष्मी प्रिया देवी, ये भी बिल्कुल सही है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन अ बाफ्टा अवार्ड इन द चिल्ड्रंस फैमिली, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा डेट इज़ ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है एक ई कॉमर्स मॉडल है जहाँ पर सेलर हैज़ अ कंट्रोल ओवर प्राइसिंग बट डज नॉट कीप प्रोडक्ट्स इन स्टॉक एंड इंस्टेड ट्रांसफर कस्टमर ऑर्डर्स शिपमेंट डिटेल्स to a third party supplier who then ships them directly to the consumer is called। बेसिकली ये मॉडल बड़ा सिंपल है। अगर आप अमेज़ॉन वगैरह से साइट चलाते हो या फिर आप करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हैं तो आपको ये मॉडल आना चाहिए। एफिलेट रेवेन्यू मॉडल तो बिल्कुल नहीं है, एजेंसी भी नहीं है, क्योंकि एजेंसी तो बेसिकली सामान वगैरह उनको थोड़ा बहुत तो रखना ही पड़ता है, तो ये भी नहीं है। ट्रांजैक्शन फ़ी मॉडल, ये भी कुछ नहीं। ये आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ड्रॉप शिपिंग मॉडल होगा। यहाँ पर जो सेलर होता है वो सामान नहीं रखता है, वो सिर्फ ऑर्डर लेता है एंड जो ऑर्डर अगर उसके पास आता है तो वो डायरेक्ट थर्ड पार्टी जो प्रोडक्ट को सप्लाई करेगा उसके पास उसको वो फॉरवर्ड कर देता है एंड कस्टमर को जो प्रोडक्ट उन्होंने मंगाया था उनके घर पे वो डिलीवर हो जाता है। उसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। जैसे 2025 में मेटावर्स के बारे में पूछा था उन्होंने, 2026 में ड्रॉप शिपिंग मॉडल के बारे में पूछा है। और ई कॉमर्स के बारे में हर 1-2 साल में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द 3 सब इंडाइसेस ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो पहला ऑप्शन है इंश्योरेंस डेट पेंशन कवरेज। तो देखो आरबीआई को पेंशन कवरेज वगैरह या इंश्योरेंस से कुछ लेना देना है नहीं, तो हम पहला ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर देते हैं। सेकंड है जीडीपी कंट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, एक बैंकिंग को हम मान सकते हैं। बाकी के 2 ऑप्शन है वो इतने मैच नहीं कर रहे, तो सेकंड को एलिमिनेट कर देंगे। ये एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, अफोर्डेबिलिटी से आरबीआई से इतना लेना देना नहीं है। जो राइट आंसर है वो आपका एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आपको ये बात भी मालूम रह जाना चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए एंड बी आपका सही आंसर नहीं हो सकता था, आपको ऑप्शन नंबर सी या फिर डी में से, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस है, यहाँ पर एक्सेस है और ये एलाइक टोन है, एलाइक सेंटेंस है, इसी में से आपका कोई एक आंसर होता। अगर आप ये PYQs को एनालाइज करोगे पिछले 10-15 साल में, तभी आप जाके ये टिप्स एंड ट्रिक्स नॉलेज एग्जाम हॉल में बैठ के लगा सकते हैं। ठीक है, आपको डरने की बात नहीं है। मैं इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस वगैरह बनाऊंगा जिसमें आपकी यूपीएससी एग्ज़ाम या एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे से कौन से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं आपने सबकी हेल्प करूँगा। ओके, आपको चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना है। हमारा जो
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। मतलब ओपन नेटवर्क होना चाहिए डिजिटल कॉमर्स का, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें पहला ऑप्शन कहता है टू अलाउ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर ऑल डिजिटल कॉमर्स ट्रांजेक्शन। ये बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। टू रिप्लेस प्राइवेट ई कॉमर्स प्लेयर्स। अगर प्राइवेट ई कॉमर्स प्लेयर्स को रिप्लेस करोगे क्या गवर्नमेंट ये सब काम करेगी? ये भी कुछ अलग स्टेटमेंट है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। टू मैंडेट यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स फॉर ऑल ट्रांजेक्शन। टू मैंडेट बोला है यूपीआई, ये भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है एंड मैंडेटरी बोल रहा है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। अब जो सी ऑप्शन है टू ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बाय एनेबलिंग द इंटर ऑपरेबिलिटी अक्रॉस नेटवर्क्स। ये बिल्कुल एकदम जस्टिफाई करता है स्टेटमेंट। जो लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनका डोमिनेंस हमें ब्रेक करना है ताकि इंटर ऑपरेबिलिटी अक्रॉस नेटवर्क्स हो सके। ऐसा ना हो कि सिर्फ जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट सिर्फ ये रूल करे, बाकी जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको भी अपना अच्छे से लॉन्च वगैरह वो कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following statements about real world assets tokenization are correct? Tokenization is the process of turning real world assets into digital tokens using blockchain technology। बिल्कुल ये पॉसिबल है एंड इसमें यही होता है, तो सही ऑप्शन है। इसको आप 24/7 एक्सेस कर सकते हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भी बिल्कुल सही बात है। टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट्स विल अलाउ द एक्सेस टू हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिविजुअल्स इन इंडिया। अब बहुत सारे जो हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इसमें मिलती है। जो रिच इंडिविजुअल है उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना अभी से चालू कर दिया है, फ्यूचर में हो सकता है इसकी जो वैल्यू है बहुत बढ़ेगी। एंड जो तीनों स्टेटमेंट है एकदम जनरिक है, पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक पे बेस है एंड तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which one of the following best describes the crowding out effect in the contest? Crowding effect ये होता है कि बेसिकली जो गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है प्रोजेक्ट्स पे या स्कीम से, उसे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बढ़ जाता है। तो इससे जो प्लेयर्स प्राइवेट जो प्लेयर्स होते हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है, प्राइवेट प्लेयर का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एकदम कम हो जाता है। इसको हम बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ यहाँ पर तो बात कर रहा है इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट बोरोइंग लीड्स टू हायर इंटरेस्ट रेट्स विच रिड्यूसेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है पब्लिक एक्सपेंडिचर से स्कीम पे, और गवर्नमेंट भी तो उधार लेके एक्सपेंड कर रही है। वही बोल रहा है कि गवर्नमेंट का जो बोरोविंग है वो बढ़ रहा है, उससे जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई हो रहा है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिरते जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये दो ऑप्शन पढ़ने की हमें ज़रूरत है भी नहीं, अगर आपको क्राउडिंग इफेक्ट का मतलब मालूम था तब। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following statements about rare earth elements and critical minerals is are correct? देखो क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर क्वेश्चन आना आना ही था क्योंकि बहुत न्यूज़ वगैरह में थे। ठीक है, और इसे उन्होंने पूछ भी लिया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंक्लूडिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्सटेंसिवली यूटिलाइज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये बिल्कुल सही बात है। तो हम देखेंगे इसमें वन है नहीं तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। चाइना हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन द माइनिंग ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स फॉलोड बाय इंडिया। ये बात बिल्कुल गलत है। चाइना के पास जो रेयर हाईएस्ट शेयर है वो बात तो बिल्कुल सही है, पर फॉलोड बाय इंडिया ये बात बिल्कुल गलत है। चाइना के बाद यूएस ऑस्ट्रेलिया इन लोगों के पास ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। ओके, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो सेकंड ऑप्शन को हम एलिमिनेट करेंगे, तो सेकंड ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। और ये दो ऑप्शन में कॉमन क्या है? अभी 1 तो सही है, 1 यहाँ पर भी सही है, 3 यहाँ पर भी सही है, 3 यहाँ पर भी सही है। तो ये स्टेटमेंट हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। अब हमें सिर्फ देखना है कि ये सही है कि नहीं, फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर अ सेट ऑफ 13 मेटेलिक एलिमेंट्स। ये बात गलत है।
30 नहीं, ये फैक्ट है और फैक्ट हमेशा यूपीएससी में गलत होता है। 17 मेटेलिक एलिमेंट्स होना चाहिए, तो ये बात भी गलत है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग आपने सुना होगा सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम वेबसाइट पे, किसी को कुछ डिजीज़ होता है या किसी कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है, लोअर फैमिली से आते हैं तो क्राउड फंडिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे अपना ऐड वगैरह करते हैं और बोलते हैं हमें फंडिंग करने के लिए। तो क्राउड फंडिंग इज अ सोलिकेशन ऑफ फंड्स फॉर मल्टीपल मिशन थ्रू अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म और सोशल नेटवर्किंग साइट फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही बात है। SMEs are able to raise funds at a lower cost of capital without undergoing rigorous process। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन इंडिया। इसमें पहला स्टेटमेंट है NBFCs कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। ये बात बिल्कुल सही है, बैंक्स कर सकती है, NBFCs डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं। तो NBFCs कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। तो 1 किस में नहीं है, उसको आप पहले एलिमिनेट कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ऑल द NBFCs ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टू बी रजिस्टर्ड विद RBI। सारे NBFCs को RBI के साथ में रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ NBFCs को सिर्फ रजिस्टर्ड विद RBI होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो आप यहाँ से आपको जो राइट आंसर है वो ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 4 ये पढ़ने के आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि NBFCs चेक वगैरह भी इशू ड्रॉन वगैरह नहीं कर सकती। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज़ नॉट अवेलेबल। सही बात है, ये इनको अवेलेबल नहीं होता, ये सिर्फ बैंक्स को अवेलेबल रहता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें बोला है ना कि नॉट अवेलेबल है डिपॉजिटर्स ऑफ डिपॉजिट टेकिंग NBFC से, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आई होप मैंने आपकी जितनी हेल्प कर सकता, जितना मैंने बता सकता था आपको मैंने बताया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। MPI इज कैलकुलेटेड यूजिंग एल्काइल फोस्टर मैथोडोलॉजी। इसको हम देखते हैं। MPI is calculated by नीति आयोग has a 12 indicators। ये बात बिल्कुल सही बात है। ये बहुत बार नीति आयोग जो अपनी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज करती है उसमें पूरा 12 इंडिकेटर्स मेंशन होते हैं। तो 2 स्टेटमेंट तो होना ही चाहिए, तो हम इसे सिर्फ इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं। Maternal health and bank account are common indicators in the MPI of नीति आयोग and MPI of यूनाइटेड नेशन। मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट नीति आयोग के MPI में तो होता है, पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मल्टी MPI में मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट बोला है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 को हम एलिमिनेट करेंगे। जैसे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा सही है, लेकिन इसमें जो पहला स्टेटमेंट है MPI इज कैलकुलेटेड यूजिंग एल्काइल फोस्टर मैथोडोलॉजी, ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। इसी मैथोडोलॉजी से कैलकुलेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। तो इसी के साथ में मैंने कुछ 50 प्लस क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस किए हैं विथ द हेल्प ऑफ टिप्स ट्रिक्स एंड नॉलेज के साथ में। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप सबको बोलूँगा मेरा चैनल नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आगे आने वाले इस वीडियो को आप देखते रहिए, आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो नमस्कार और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले चैनल में।